नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं देश की ताज़ी अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों, देश की जो जीडीपी है उसके जो ताज़े आंकड़े आए हैं वो हमें बुरी तरह डरा रहे हैं। देश की जीडीपी तेज़ी से लुढ़की है और सरकार के लिए ये जो समय है वो सही मायने में हिम्मत दिखाने का वक्त है। दोस्तों, कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन उस जीत तक पहुंचने के लिए हमें एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। इसी दृढ़ संकल्प को हमारे सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 40 साल में पहली बार भारत मंदी की चपेट में आ गया है। अप्रैल से लेकर जून के बीच जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बढ़ने की जगह करीब 24% कम हो गई है। देश की जो जीडीपी है उसमें 23.2% की गिरावट दर्ज की गई है और आशंका ये भी है कि आने वाली जो तिमाही है यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच उस समय देश की जीडीपी जो है वो पहले से भी ज़्यादा तेजी से गिरेगी और ये गिरावट बढ़त में नहीं बदलेगी, बल्कि ये तेजी से लुढ़कने का ही इसमें आशंका है और ये निगेटिव में रहने की आशंका बताई जा रही है। तो पिछले 40 साल में पहली बार भारत आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है और वो भी ऐसे समय जब भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और वो भारत को तेजी से आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था इतनी खराब कभी नहीं रही। हालांकि इसके पहले भी सुस्ती और स्लो डाउन के झटके आए हैं, लेकिन इस बार की जो बात है वो एकदम से अलग है, जो कि पिछले सारे जो झटके आए हैं, जो सारी मंदियां आई हैं, उनसे ये समय अलग है, क्योंकि इस समय कोरोना के बीमार है और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जो हाल है वो भी बहुत ही ज़्यादा बदहाल हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं देश में पिछली बार कब इतनी बड़ी आर्थिक संकट आई थी। जी हाँ दोस्तों, 1979 में जो संकट आया था वो एक सबक बन के आया था भारत देश के लिए। इससे पहले जब भी देश आर्थिक संकट में फंसा है तो उसके दो ही कारण होते थे, या तो बारिश का ना होना या फिर मानसून कमजोर पड़ जाना। दोस्तों, दूसरा जो कारण होता था वो था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमतें थी उनमें उछाल आ जाना। यही 2-4 कारण होते थे जिनसे कि ये माना जाता था कि देश में आर्थिक मंदी आएगी या फिर आने की संभावना है। लेकिन आज कोरोना काल है, कोरोना का समय है, इसलिए ये जो मंदी आई है वो कोरोना के वजह से आ रही है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो भी इसको एक्ट ऑफ गॉड कह रही हैं। दोस्तों, 1947 में देश आज़ाद होने से लेकर सन 1980 तक ऐसे 5 मौके रहे हैं जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय घटी है, यानी कि देश की जो जीडीपी जो है वो बढ़ने की बजाय निगेटिव में चली गई है, यानी कि घटी है। इनमें सबसे गंभीर जो झटका है वो वित्त वर्ष 1979 से लेकर 80 में लगा था, जब देश की जीडीपी 5.2% गिरी थी। दोस्तों, उस समय जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन था, उस समय देश की अर्थव्यवस्था मात्र 5.2% गिरी थी, जबकि आज जो भारत देश की जीडीपी है वो 23.2% गिरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है और ये संकट कितना गंभीर है। दोस्तों, उस समय जो ये संकट आया था वो एक भयंकर सूखा का परिणाम था। उस समय भारत में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसके कारण भूखमरी जैसी भी हालत पैदा हो गई थी। दोस्तों, उस समय तेल के दामों में भी आग लगी हुई थी। दोनों ने मिलाकर देश को विकट स्थिति में डाल दिया और महंगाई की दर 20% की स्तर पर पहुंच गई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं जीडीपी क्या होती है और वो आम जनता के लिए क्यों अहम है और आम जनता के जीवन पे कैसे प्रभाव डालती है। दोस्तों, जब भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 3 से लेकर 3.5% हुआ करती थी, यानी कि 2 साल से ज्यादा की बढ़त पर एक ही बार में पानी पड़ गया था, वो वक्त था जब इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार के बाद दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी थी और उनकी सरकार के आते ही अर्थव्यवस्था की इस गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा था। खेती और उससे जुड़े काम धंधों यानी कि फार्म सेक्टर में 10% की गिरावट दर्ज की गई थी। जो जनता पार्टी की जो खिचड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराने में कोई कसर उस समय नहीं छोड़ा गया था, लेकिन उसके साथ ही आपदा को अवसर में बदलने का भी इंतजाम किया गया। पहली बार देश से निर्यात को बढ़ाने और आयात कम करने पर जोर दिया गया। आजाद भारत के तब तक के इतिहास को वो सबसे गंभीर आर्थिक संकट था और उस वक्त नए नोट छापकर घाटा भर लेना सरकारों का आजमाया हुआ नुस्खा था।
लेकिन उस सरकार ने घाटा पूरा करने के लिए इस तरीके पर कम निर्भर रहने का फैसला किया और यह भी तय किया कि सीमेंट, स्टील, खाद, खाने के तेल और पेट्रोलियम जैसी चीजों के इंपोर्ट के भरोसे रहना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इन्हें देश में भी बनाने का इंतजाम करना जरूरी है। हालांकि उसके बाद भी नोट छापकर घाटा को पाटने की जो दर थी वो जारी रही, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल कम करने की चिंता शुरू हो गई थी। फिर भी सन 1997 में सरकार ने बाकायदा रिजर्व बैंक के साथ समझौता कर लिया कि अब नोट छापकर घाटा पूरा करने का काम नहीं किया जाएगा। सन 1997 में यह फैसला लिया गया था। दोस्तों, सन 1990 के दशक की शुरुआत में देश को एक और गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन उस समय जो बात थी वो मंदी तक नहीं पहुंची थी। संकट ये खड़ा हुआ था कि भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी पड़ गई थी और उस समय खाड़ी युद्ध की वजह से तेल के दाम भी अचानक तेजी से बढ़ गए थे और हाल ये था कि भारत के पास कुछ ही दिनों का तेल खरीदने के लायक विदेशी मुद्रा बची थी। इस स्थिति में चंद्रशेखर की जो सरकार थी उसने देश का सोना बेचने और गिरवी रखने का कठोर फैसला लिया था। उसी साल चुनावों के दौरान राजीव गांधी की हत्या भी हो गई थी और कांग्रेस की सरकार पुनः वापस आई थी और उस समय पीवी नरसिम्हा राव सरकार जो थी उन्होंने आर्थिक सुधारों का पूरा पैकेज लागू किया था, जिससे कि भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार में तेजी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लाइसेंस राज का खात्मा कर दिया गया था और बाजार में खुले मुकाबले का खेल शुरू करने का काम उसी वक्त शुरू हुआ था। दोस्तों, इस समय चुनौती गंभीर है। ये अलग समय है और अलग परिस्थितियां हैं। वर्तमान स्थिति आज तक के सभी संकटों से अलग है क्योंकि तेल के दाम बहुत कम स्तर पर चल रहे हैं, यानी कि तेल का दाम नहीं बढ़ा है। मानसून भी पिछले कई सालों से लगातार अच्छा रहा है और इस बार भी मानसून ने अपनी अच्छी रंगत दिखाई है। विदेशी मुद्रा भंडार भी लबालब भरा हुआ है, फिर भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गर्त में चली जा रही है। तो दोस्तों, ये गर्त में जो अर्थव्यवस्था जा रही है इसका क्या अर्थ है? इसकी एक वजह तो साफ दिखाई दे रहा है, कोरोना महामारी, और वो वजह सबसे बड़ी है, इसमें किसी को भी शक नहीं है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अर्थव्यवस्था के मौजूदा हाल को एक्ट ऑफ गॉड यानी कि दैवीय आपदा का नतीजा बताया है। मगर कोरोना को तब जरूर एक्ट ऑफ गॉड माना जा सकता है जब आप कतई तर्क के मूड में ना हो। जी हाँ दोस्तों, वरना ये तो सवाल बनता है कि कोरोना फैलने की खबर आने के बाद भी उसकी गंभीरता समझने और उससे मुकाबला करने के तरीके तलाशने में जो वक्त लगा उसके लिए कौन सा गॉड जिम्मेदार है? यानी कि जो तरीके तलाशे जाने थे इसकी गंभीरता को कम करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, वो तरीके क्यों नहीं सुझाए गए और क्यों नहीं आजमाए गए? दोस्तों, अगर आप कोरोना के संकट और उससे पैदा हुई सारी समस्याओं को ईश्वर का प्रकोप मान भी लें तो इस बात का क्या जवाब देंगे कि कोरोना का असर आने से पहले भी इस मुल्क की जो सरकार है वो उसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जो वित्त मंत्री चिदंबरम और बीजेपी के जो सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले पर करीब करीब एक साथ खड़े थे। दोस्तों, एक्ट ऑफ गॉड पर सीधा सवाल अगर पूछा जाए कि क्या जीडीपी ग्रोथ रेट 2015 के 8% से लेकर इस साल जनवरी में 3.1% तक पहुंच जाना भी एक्ट ऑफ गॉड ही था? दोस्तों, ये सीधा और गंभीर सवाल है जिसका जवाब हमारी सरकार को देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि इस गंभीर संकट से निकलने का क्या रास्ता है। दोस्तों, साफ है कि संकट गहरा है। अर्थव्यवस्था पहले ही मुसीबत में थी, कोरोना ने उसको पूरी तरह से बिठा दिया है। लोग भी इस समय किसी भी तरह का अपने अर्थव्यवस्था या फिर अपने कार्य में कोई भी तेजी नहीं देख रहे हैं। हर जगह मंदी का दौर है। सरकार क्या करेगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि अभी तक जितने भी राहत या फिर स्टिमुलस पैकेज आए हैं उनका कोई भी बड़ा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था में नजर नहीं आ रहा है। आर्थिक संकट मुख्य रूप से दो जगह दिखाई देता है। एक तो मांग कैसे बढ़े, दूसरा उद्योगों यानी कि व्यापारियों या फिर सरकार की तरफ से जो नए प्रोजेक्ट्स या फिर नया निवेश शुरू हुआ है, वे दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि एक दूसरे पर टिकी हुई है। यानी कि अगर मांग बढ़ेगा तो ही नए जो निवेश हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो शुरू हो रहे हैं, नए उद्योग और नए व्यापार जो लग रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो तभी बिकेंगे जब मांग बढ़ेगी। तो दोस्तों, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर बाजार में मांग ही नहीं होगा तो बिक्री ही नहीं होगी, और अगर बिक्री नहीं होगी तो कारखाने चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे, और अगर उनके पास पैसे ही नहीं आए तो फिर वो अपने कामगारों को पैसे कहां से देंगे, कहां से रॉ मटेरियल्स लाएंगे। तो दोस्तों, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए खर्च करने के लिए, तो एक दूसरे से सब कोई जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, एक तरफ तो ये हाल है कि नौकरियां जाएंगी, क्योंकि अगर मांग नहीं होगा तो सारी
जो कल कारखाने हैं वो बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा, छटनी होगी, नौकरियां जाएंगी, लोगों का वेतन कटेगा और ऐसा ही कोई और तरीका आजमाया जाएगा। लोगों का अगर वेतन कटेगा तो उनके पास पैसे नहीं होंगे कि वो कोई चीज़ खरीदे, तो कोई अगर लोग पैसे है ही नहीं, कोई चीज़ खरीदेंगे ही नहीं, तो मांग कहाँ से बढ़ेगी। तो दोस्तों ये एक गंभीर समस्या। दोस्तों ऐसे में सरकार के पास बहुत से रास्ते तो हैं, लेकिन बहुत से रास्ते नहीं भी हैं। एक रास्ता जो कोई विशेषज्ञ सारे विशेषज्ञ सुझा चुके हैं वो यह है कि सरकार को कुछ समय सरकारी घाटे की फिक्र को छोड़कर नए नोट छपवाने चाहिए और उन्हें लोगों की जेब तक पहुंचाने का भी इंतजाम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एक कारगर तरीका नहीं है। सभी इकोनॉमी में नई जान फूंकी जा सकेगी। एक बार अगर अर्थव्यवस्था चल पड़ी तो फिर ये नोट भी वापस लिया जा सकता है। दोस्तों ये एक यक्ष प्रश्न है कि सरकार आगे क्या कार्य करेगी, किस तरह से इस जो अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है जो रुक गई है उस पर एक्सीलेटर लगेगा और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।